बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज हमने डिस्कशन करनी है टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपके साथ है टर्मिनल वेलोसिटी। और इस पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर नंबर 6 से टर्मिनल वेलोसिटी पे। ठीक है, इसकी डिफिनीशन है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है, और फिर इसके डिफरेंट जो है मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, इसके ग्राफ्स हैं। तो इस पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम टर्मिनल वेलोसिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी की डिफिनीशन है कि द कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, the constant and maximum velocity for which the drag force becomes equal in magnitude to weight of the body, to weight of the body। ठीक है, वो वेलोसिटी जिस पे आपके साथ ड्रैग फोर्स और वेट जो है वो दोनों इक्वल हो जाएं, मतलब उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। फॉर विच, कौन सी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे? जिस पे ड्रैग फोर्स और वेट दोनों क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। तो उस वेलोसिटी को हम जो है क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। इसको टर्मिनल वेलोसिटी इस डोमेन में भी कहा जा सकता है कि इस वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब इसको टर्मिनल वेलोसिटी इसलिए भी कहा जाता है कि द नेट एक्सेलरेशन is terminated from this velocity। ठीक है, इस वेलोसिटी से नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? वो टर्मिनेट हो जाती है। स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम ज़रा जो है फ्री फॉल को थोड़ा सा जो है वो कर लेते हैं। फ्री फॉल मोशन को थोड़ा सा रीकैप दे देते हैं। हमने ऑलरेडी फ्री फॉल मोशन डिस्कस किया हुआ है, और हमने कहा था कि फ्री फॉल मोशन वो मोशन होता है जिस पे बॉडी पर जो है, बॉडी पर एक सिंगल फोर्स होती है, बॉडी पर आपके साथ सिंगल फोर्स होती है। और वो सिंगल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिसको हम वेट कहते हैं। ठीक है, और उस सिंगल फोर्स जो है वो बॉडी में एक सिंगल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और वो सिंगल एक्सेलरेशन की वैल्यू g होती है, और जो कि आपके साथ है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जिसको सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या ले लेते हैं? 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और इसीलिए स्टूडेंट्स फ्री फॉल में क्या होता है? फ्री फॉल में इन एवरी सेकंड, in every 1 second, the speed of the body, the speed of the body increases by 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो मतलब उसका ग्राफ जो है वो कैसे बनता है? फ्री फॉल मोशन का अगर हम कौन सा ग्राफ बनाएं? वेलोसिटी टाइम अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, या स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं, तो इनिशियली 0 टाइम पे स्पीड 0 होती है। अच्छा, 1 सेकेंड पे स्पीड जो होती है वो 10 हो जाती है, ये पॉइंट आ जाता है। फिर
2 सेकंड पे स्पीड जो होती है वो 20 हो जाती है आपके साथ, ये पॉइंट आ जाता है। फिर 3 सेकंड पे स्पीड जो है वो 30 हो जाती है आपके साथ, ये पॉइंट आ जाता है। और इनसे आपके साथ एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इनसे गुज़रता है, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन शो करता है जो कि g के इक्वल है, और उससे आपका आंसर क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। तो ये फ्री फॉल का ग्राफ है, फ्री फॉल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और इसमें एक बात आप याद रखें कि जब तक आपके साथ बॉडी अर्थ के सरफेस के साथ टच नहीं होती तो इस बॉडी की स्पीड जो है वो बढ़ती रहती है। जैसे हमने कहा कि इन ईच 1 सेकेंड द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 10 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब जब तक बॉडी आपके साथ जो है वो ग्राउंड के साथ टच नहीं होगी वो स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा मोशन है जिस पे, अच्छा ये अगर हम इस मोशन की बात करें ना, तो ये एक ऐसा मोशन है जिस पे पहली बात ये है कि इस पे एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि इसकी स्पीड जो है वो क्या है, वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब हर सेकंड में स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और स्पीड का कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है, स्पीड हमेशा इंक्रीज होगी, कभी भी ये कांस्टेंट नहीं होगी। ये किस मोशन की प्रॉपर्टीज़ है, ये फ्री फॉल मोशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब ज़रा आप ये कंसिडर करें कि अब हमारे साथ ऐसा एक मोशन है जो किसी फ्लूइड में है, मोशन इन अ फ्लूइड। फ्री फॉल के लिए तो स्टूडेंट्स वैक्यूम का होना ज़रूरी है, लेकिन अब आप सोचें कि लेट्स सपोज़ आपके साथ एक कंटेनर है, ठीक है। ये आपके साथ एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक फ्लूइड है, ठीक है। लेट्स सपोज़ ये कोई लिक्विड है या ये कोई गैस है, जो भी आप फ्लूइड कंसिडर करें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब आपके साथ एक बॉडी है और वो बॉडी वैक्यूम में फॉल नहीं कर रही बल्कि वो इस फ्लूइड में फॉल कर रही है, ठीक है। तो अब जब ये फ्लूइड में फॉल करेगी तो अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। अब जो है वो सिचुएशन कैसे डिफरेंट होगी स्टूडेंट्स, अब बॉडी पर, इस फॉलिंग बॉडी पर अब एक फोर्स अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट्स, अब इस बॉडी पर जो है वो दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, ठीक है। और लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे ये बॉडी दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स सपोज़ ये वो बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। पहला फोर्स इस बॉडी पे कौन सा होगा, वो तो इस पे पहले भी एक्ट कर रहा था, वो होगा वेट, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और स्टूडेंट्स वो फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉडी की डायरेक्शन किस साइड पे होगी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है। और ये जो फोर्स होगा स्टूडेंट्स, ये उस पे एक कांस्टेंट फोर्स होगा, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स होगा, डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट डाउनवर्ड होगी, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट होगा, और वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, वो मैग्नीट्यूड इसके mg के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा इस पे कौन सा फोर्स होगा स्टूडेंट्स, दूसरा फोर्स जो इस पे होगा वो इस पे इस फ्लूइड का ड्रैग फोर्स होगा। स्टूडेंट्स वो ड्रैग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो ड्रैग फोर्स आपके साथ मोशन के ऑपोजिट होगा। अगर वेट आपके साथ डाउनवर्ड है तो आपके साथ ड्रैग फोर्स कैसे होगा, ये अपवर्ड होगा। स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन, चूंकि मोशन डाउनवर्ड हो रही है तो ड्रैग फोर्स क्या होगा, वो आपके साथ अपवर्ड होगा। और स्टूडेंट्स ये जो फोर्स होगा ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये फोर्स आपके साथ वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है 6 पाई
एन आर वी। असल में जब बॉडी फॉल करेगी तो वेलोसिटी जो है आपके साथ फ्रीली फॉलिंग, मतलब जब बॉडी नीचे आएगी तो इस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी के बढ़ने से इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? ड्रैग फोर्स पे पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ड्रैग फोर्स भी आपके साथ बढ़ता जाएगा। तो ये जो दूसरा फोर्स आपके साथ है ड्रैग फोर्स, ये क्या होगा? ये वेरिएबल होगा। और स्टूडेंट्स, जब आप बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो अब हम जो है हमें फिर नेट फोर्स की भी बात करनी होगी। ठीक है, वो नेट फोर्स जो है वो कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट्स? वो चूंकि इन फोर्सेस की डायरेक्शंस ऑपोजिट है और जब वेक्टर्स ऑपोजिट हो तो हम उन्हें ऐड नहीं करते, हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका जो नेट फोर्स होगा उसका फॉर्मूला होगा वेट माइनस ड्रैग फोर्स। और जब हम नेट फोर्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स फिर हमें नेट एक्सेलरेशन की भी बात करनी होगी। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा स्टूडेंट्स, वो आपके साथ जो है उसमें आप इस तरह करेंगे कि वेट की एक्सेलरेशन को आप ड्रैग फोर्स वाली एक्सेलरेशन से माइनस करेंगे। तो ये जो आपके साथ सिचुएशन है मोशन इन अ फ्लूइड, इनमें दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। जब आपके साथ फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल में एक फोर्स एक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, अब ज़रा इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और एक एग्जाम्पल लेकर ये डिसाइड करते हैं कि ये जब ड्रैग फोर्स बढ़ता है तो नेट फोर्स पे क्या असर पड़ता है और साथ में नेट एक्सेलरेशन पे क्या असर पड़ता है और फिर वेलोसिटी पे क्या असर पड़ता है। ये बातें ज़रा आज हमने अब इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप कंसिडर करें आपको सामने कुछ बॉडीज़ नज़र आ रही हैं और ये वर्टिकली ड्रॉ करने के बजाय मैंने इन बॉडीज़ को हॉरिजेंटली ड्रॉ कर लिया है। आप कंसिडर करें कि ये एक बॉडी है और हम इसको बहुत ज़्यादा हाइट से एयर में ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसिडर करें कि ये उसकी पहली पोजीशन जो है वो बॉडी की ये थी और इस वक्त ये उस हाइट पे रेस्ट में था। तो जब ये रेस्ट में था स्टूडेंट्स, तो इस बॉडी पर जो है वो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा था और वो इस बॉडी का था वेट। ठीक है, और उसका फॉर्मूला कितना है? उसका फॉर्मूला है mg। मिसाल के तौर पे आप कंसिडर कर लें कि इसकी वैल्यू थी कितनी? 100 न्यूटन। ठीक है, अब इस फोर्स की वजह से वो बॉडी जो है एयर में क्या होने लगा? वो बॉडी एयर में उसने डाउनवर्ड मोशन शुरू कर दी। फ़िलहाल स्टूडेंट्स, स्पीड जो थी, फ़िलहाल स्पीड ज़ीरो थी और उसकी वजह से इस पे जो ड्रैग फोर्स था वो भी आपके साथ ज़ीरो था। लेकिन जैसे ही बॉडी ने डाउनवर्ड मोशन शुरू कर दी, तो डाउनवर्ड मोशन शुरू करने के बाद जो है, अच्छा थोड़ी देर बाद की सिचुएशन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डाउनवर्ड फोर्स तो आपके साथ उतना ही होगा, ये डाउनवर्ड फोर्स तो आपके साथ mg ही रहेगा, मतलब आपके साथ ये 100 न्यूटन ही रहेगा। लेकिन अब तो बॉडी को कुछ ना कुछ स्पीड मिल गई होगी, तो अब आपके साथ जो है अपवर्ड फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ड्रैग फोर्स। लेट्स सपोज ड्रैग फोर्स कितना हो गया? मिसाल के तौर पे वो हो गया 25 न्यूटन। ठीक है, मिसाल के तौर पे। अच्छा, थोड़ी देर बाद क्या सिचुएशन होगी? थोड़ी देर बाद आपके साथ स्पीड और भी बढ़ जाएगी। तो ये डाउनवर्ड फोर्स तो आपके साथ mg ही रहेगा, 100 न्यूटन ही रहेगा। लेकिन आप कंसिडर करें कि ये अपवर्ड फोर्स बढ़ते बढ़ते मिसाल के तौर पे कहाँ तक पहुँच गया? ये अपवर्ड फोर्स बढ़ते बढ़ते पहुँच गया, लेट्स सपोज ये पहुँच गया 60 न्यूटन तक। ठीक है, अच्छा अब देखें थोड़ी देर बाद जो है स्पीड और बढ़ गई होगी। तो थोड़ी देर बाद जब स्पीड और बढ़ेगी तो ये डाउनवर्ड फोर्स तो आपके साथ mg ही होगा और वही 100 न्यूटन होगा। लेकिन अपवर्ड फोर्स बढ़ते बढ़ते जो है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा? अपवर्ड फोर्स भी बढ़ते बढ़ते आपके साथ 100 न्यूटन तक पहुँच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने जो है कहा था कि इस पे डाउनवर्ड फोर्स कांस्टेंट होता है लेकिन अपवर्ड फोर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता
डिक्रीज़ करता है। तो स्टूडेंट्स अब ज़रा थोड़ी सी बात जो है वो एफ नेट की भी कर लेते हैं। इस पहले सिचुएशन में आपके साथ जो नेट फोर्स होगा स्टूडेंट्स वो 100 ही रहेगा, जबकि इस दूसरे सिचुएशन में नेट फोर्स जो होगा वो 75 न्यूटन हो जाएगा। इस तीसरी सिचुएशन में नेट फोर्स जो होगा वो 40 न्यूटन हो जाएगा, और जो लास्ट केस है उसमें आपके साथ नेट फोर्स जो होगा वो 0 न्यूटन हो जाएगा। तो आपके साथ ये जो है नेट फोर्स की तमाम सिचुएशंस होंगी। अब यहाँ तक ज़रा हम जो है बातों को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं और इस डायग्राम के मुताबिक जो है हम चीज़ों को उन स्टेप्स को दोबारा लिख लेते हैं। आपने देखा कि सबसे पहली बात ये थी कि जो डाउनवर्ड फोर्स था, डाउनवर्ड फोर्स आपके साथ क्या था, एक कांस्टेंट फोर्स था, और वो हमेशा किसके इक्वल था, mg के। मतलब मिसाल के तौर पे उस फोर्स की वैल्यू हमेशा कितनी थी, 100 न्यूटन। और एक इस पे दूसरा जो फोर्स था वो आपके साथ अपवर्ड फोर्स था। तो जो अपवर्ड फोर्स था आपके साथ ड्रैग फोर्स, उसको आपने देखा कि वो 0 से बढ़ते बढ़ते आखिर में किसकी इक्वल हो गया, 100 न्यूटन की इक्वल हो गया। तो मतलब वो ड्रैग फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, वो आपके साथ वेरिएबल होगा। और वेरिएबल का मतलब ये है कि वो इंक्रीज़ करेगा। 0 से कहाँ तक इंक्रीज़ करेगा, 0 से वो इंक्रीज़ करेगा mg तक, जो mg की वैल्यू है, mg की वैल्यू 100 है, तो वो 0 से बढ़ते बढ़ते वो फोर्स कहाँ तक पहुँच जाएगा, वो 100 न्यूटन तक पहुँच जाएगा। अच्छा, अब नेट फोर्स पे क्या असर पड़ा स्टूडेंट्स, आपने देखा नेट फोर्स जो है आपके साथ जो एफ नेट है, एफ नेट की वैल्यू जो है वो आपने देखा कि वो उसकी इनिशियल वैल्यू 100 थी और फाइनल वैल्यू उसकी क्या हो गई, 0। मतलब नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया डिक्रीजिंग। नेट फोर्स आपके साथ हो गया डिक्रीजिंग, और उसने कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज़ करना है, उसने mg से डिक्रीज़ करना है, कहाँ तक, 0 तक डिक्रीज़ करना है। ठीक है, फ्रॉम mg टू 0। और स्टूडेंट्स अगर नेट फोर्स डिक्रीज़ कर रहा है तो नेट एक्सेलरेशन उस पर क्या असर पड़ेगा। नेट एक्सेलरेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर नेट फोर्स डिक्रीज़ कर रही है तो नेट एक्सेलरेशन भी आपके साथ क्या होगी, वो भी डिक्रीजिंग होगी। और उसकी वैल्यू जो है वो g से, मतलब 10 से कहाँ जाएगी, g से 0 की तरफ जाएगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम सिर्फ इस सिचुएशन की बात करें, सिर्फ ये जो आपको सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें वेट और ड्रैग फोर्स क्या हो गया है, इक्वल हो गया है, इसको हम अगर इस सिचुएशन की फ़र्ज़ करें, हम बात करें ना, मतलब एट द लास्ट जो है, एट द लास्ट अगर हम बात करें तो देखिए उसमें आपके साथ क्या सिचुएशन है। लास्ट में आपके साथ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वेट जो है वो इक्वल हो गया है किसके, ड्रैग फोर्स के। वेट और ड्रैग फोर्स जब इक्वल हो गए हैं तो आपके साथ एफ नेट जो है वो 0 हो गया है। एफ नेट के 0 होने से आपके साथ ए नेट भी क्या हो गया है, ए नेट भी 0 हो गया है। ए नेट के 0 होने से वेलोसिटी में चेंज भी क्या हो गया है, वो भी 0 हो गया है। मतलब इसके बाद जो वेलोसिटी है वो क्या बन गई है, वो आपके साथ बन गई है कांस्टेंट। और स्टूडेंट्स इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ये टर्मिनल वेलोसिटी का आपके साथ कंसेप्ट है। और अब हमने जो है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए डिराइवेशन करनी है, तो इसके लिए हमने फार्मूलाज डिराइव करने हैं। तो हमारा हेडिंग है डिराइवेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी।
ठीक है, तो इसके लिए अब हमने जो है डिराइवेशन करनी है। एक बात तो हमें क्लियर है कि टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस पे आपके साथ ड्रैग फोर्स और वेट जो है वो आपस में इक्वल हो जाए, तो उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब इसमें पुटिंग करते हैं। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है 6π N/r�v और वेट का फॉर्मूला आपके साथ क्या है, mg है। ठीक है, अच्छा, जब हमने दोनों को इक्वल कर दिया है तो टर्मिनल वेलोसिटी, फिर इसको v को हम क्या कहेंगे, v को हम सिंपली vt कहेंगे। और यहाँ से अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी को सब्जेक्ट कर लें तो आपके साथ mg डिवाइडेड बाय 6π/N/r आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ है ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक मैथमेटिकल फॉर्म है, जो कि एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है। और यहाँ से आपको डिफरेंट प्रोपोर्शनैलिटीज़ का पता चल जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास को, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g को, टर्मिनल वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी को, और टर्मिनल वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस को। लेकिन स्टूडेंट्स, बार बार कहा जाता है कि प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा ठीक नहीं होती, प्रोपोर्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे इस पहली प्रोपोर्शनैलिटी को तभी यूज़ किया जाएगा जब ग्रेविटी, विस्कोसिटी और रेडियस क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे। और इसी तरह हर प्रोपोर्शनैलिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट्स, एक दूसरा फॉर्म जो है वो भी हम डिराइव कर लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, तो वो भी ज़रा देख लेते हैं। क्योंकि ये जो ऑलरेडी हमने जो फॉर्म डिराइव किया हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी का, ये इन टर्म्स ऑफ मास है। ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी की डिराइवेशन ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, इन टर्म्स ऑफ मास है। अब हम एक और फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, जो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हो, जो आपके साथ क्या हो, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपके साथ जो स्फेरिकल बॉडी आपके साथ है, लेट्स सपोज ये वो स्फेरिकल बॉडी थी जो आपके साथ उस फ्लूइड में डाउनवर्ड मूव कर रही थी। तो स्टूडेंट्स, इस स्फेरिकल बॉडी का जो मास होगा, तो मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और हमें पता है कि स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3πr³ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपके साथ मास की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3πr³ और साथ में डेंसिटी आ जाएगा। अच्छा, ये जो आपके साथ मास की वैल्यू है ये हम उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अच्छा, सबसे पहले इस वीटी को एक स्पेशल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम 3 डिवाइड से बच जाएं। हम मास को अलग कर देते हैं और ये g/6πNr को अलग कर देते हैं। ठीक है, ताकि जब हम मास में वैल्यूज पुट करें तो हम जो है वो 3 डिवाइड्स या 2 डिवाइड्स वाले केस से बच जाए, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया है। और अब इसमें हम जो है देखें वैल्यूज पुट करेंगे। मास की जगह आप पुट कर दें 4/3πr³ इंटू डेंसिटी और साथ में ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 6πNr। अच्छा, इसमें पहले काम तो आप ये करें कि ये 4/3 और साथ में इंटू 6 भी है, तो 4/18 हो जाएगा। 4/18 को अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो इससे आता है 2/9। ठीक है, तो 2/9। अच्छा, अब स्टूडेंट्स दूसरा काम ये करें कि आपके साथ ये पाई और पाई तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। साथ में आपके साथ r³ है और नीचे r है, तो ये r² बन जाएगा। और साथ में ऊपर डेंसिटी इंटू ग्रेविटी आ जाएगी
और नीचे आपके साथ सिर्फ विस्कोसिटी रह जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके साथ क्या हुआ, ये आपके साथ टर्मिनल वेलोसिटी का दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म आ गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। और इसकी भी आपके साथ अपनी प्रोपोर्शनैलिटीज़ हैं, वो देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस स्क्वायर को, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी को, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी को, और टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसे, विस्कोसिटी को। लेकिन स्टूडेंट्स हर प्रोपोर्शनैलिटी की अपनी कंडीशन होती है। देखिए अब ज़रा आप एक बात पे गौर करें स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन भी है और टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी है। अब ये डायरेक्ट रिलेशन तब यूज़ करना है जब आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि डेंसिटी, ग्रेविटी और विस्कोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है। जबकि इनवर्स रिलेशन तब यूज़ करना है जब आपसे कहा जाए कि मास, ग्रेविटी और रेडियस जो है विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो मतलब अगर मास कांस्टेंट है तो ये रिलेशन यूज़ करना है, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर ये रिलेशन यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके साथ विस्कोसिटी के जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म्स आ गए, ठीक है। अच्छा अब ज़रा हम लास्ट में जो है बात कर लेते हैं ग्राफ्स पे, ग्राफ्स फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ग्राफ्स फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशंस में जो टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ्स बनते हैं वो आपके साथ कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ज़रा फ्री फॉल का ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं फ्री फॉल का। अब फ्री फॉल में जैसे पहले भी हमने बात की, फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होती है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बना रहे हैं, फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन आपके साथ होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। और उससे हमेशा आंसर क्या आता है, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसीलिए फ्री फॉल का जो ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अच्छा ये तो ऑलरेडी हम बना भी चुके हैं ये ग्राफ। अब बनाते हैं मोशन इन फ्लूइड, ठीक है, मोशन इन फ्लूइड। मतलब अब लेट सपोज एक बॉडी है और वो वैक्यूम में नहीं गिर रही, बल्कि वो किसी मीडियम में, लेट सपोज एयर में या किसी वाटर में जो है अब वो फॉल कर रही है। तो अब हम देखेंगे कि अब उसकी क्या सिचुएशन होगी। तो स्टूडेंट्स मोशन इन फ्लूइड में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होती है। मोशन इन फ्लूइड में एक्सेलरेशन क्या होती है, वो आपके साथ होती है डिक्रीजिंग, और उसकी इनिशियल वैल्यू 10 होती है और 10 से आखिर में एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है। तो स्टूडेंट्स डिक्रीजिंग जो स्लोप होता है, डिक्रीजिंग जो ग्रेडियंट होता है, वो हमने ग्राफिकल एनालिसिस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ऐसे होता है और आखिर में ये ग्राफ बिल्कुल फिर क्या बन जाएगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके साथ जो मोशन इन फ्लूइड का ग्राफ होगा वो फिर ऐसे ग्राफ होगा। और इस मोशन में कुछ हिस्से हैं जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पोर्शन है, ये पहला वाला पोर्शन, और ये पोर्शन वो पोर्शन है कि जिसमें वेट जो है फ़िलहाल ड्रैग फोर्स से ज़्यादा है, वो दोनों इक्वल नहीं हुए फ़िलहाल, और इस केस में नेट फोर्स डिक्रीजिंग तो है लेकिन अभी तक वो ज़ीरो नहीं हुआ है, ठीक है। ये वो वाला पोर्शन है। और इस पॉइंट के बाद आप देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, मतलब इस पॉइंट के बाद वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो गए हैं और एफ नेट भी आपके साथ ज़ीरो हो गई है और एक्सेलरेशन नेट भी आपके साथ ज़ीरो हो गई है, और इसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट। और यही वो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स जिसको फिर हम क्या नाम देते हैं,
इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या हुआ, ये आपके साथ टर्मिनल वेलोसिटी वाली सिचुएशन हो गई। और अब स्टूडेंट्स लास्ट में हमने एक और ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी फॉर अ पैराट्रूपर। हमने एक पैराट्रूपर के लिए टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो बनानी है। ठीक है, मतलब एक पैराट्रूपर है और वो किसी हाइट से किसी हेलीकॉप्टर से जंप करेगा और हमने उसका जो है टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हमने उसका क्या बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हमने उसका ग्राफ बनाना है। तो हम जो है ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले उस ग्राफ को हमें उस पूरे सिनारियो को अंडरस्टैंड करना होगा और फिर हमें आखिर में उसका क्या बनाना होगा, हमें आखिर में उसका जो ग्राफ होगा वो हमें बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपके साथ कोऑर्डिनेट हम बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी शो करना है, वाई एक्सिस पे हमने टाइम शो करना है। अच्छा, तो इसके लिए जो है हमने ऊपर एक दफ़ा वो डायग्राम बनाया हुआ है, हम उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके उसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा डायग्राम है ये फर्दर बॉडीज़ मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि हम इसको आगे जो है डायग्राम को फिर प्रोसीड कर लें। तो इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे हम इसे दोबारा पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ जो है इस पे तो ऑलरेडी हमारी डिस्कशन वो हो गई थी। ठीक है, अब इससे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये हम दोबारा यहाँ से थोड़ा सा रब कर देते हैं। जी, तो ये तो हमारी डिस्कशन इस पे जो है वो हो गई थी। अब आप इस बॉडी को कंसिडर करें कि ये एक पैराट्रूपर है। ठीक है, और इसने किसी हाइट से जंप लगाई है और हाइट से जंप लगाने के बाद जो है थोड़े से टाइम गुजरने के बाद वो पैराट्रूपर कहाँ तक पहुँच गया, वो एक टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुँच गया और ये उसकी वो पहली टर्मिनल वेलोसिटी थी, ये वाली उसकी पहली टर्मिनल वेलोसिटी थी। वैसे एक पैराट्रूपर के लिए जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो तकरीबन आपके साथ होती तकरीबन वो होती है 200 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी होती है। ठीक है, और ये जो आपके साथ वेलोसिटी होती है ये अगर हम इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये 50 से लेके 55 मीटर्स पर सेकंड के स्पीड तक ये वेलोसिटी होती है। और ये किसी नॉर्मल पैराट्रूपर की जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है जब तक उसने पैराशूट को फ़िलहाल ओपन नहीं किया। क्लास इस पूरे हिस्से में पैराट्रूपर ने अभी तक अपने पैराशूट को ओपन नहीं किया, ये बात जहन में याद रखें। ठीक है, तो उसने अभी तक पैराशूट को ओपन नहीं किया है। सबसे पहले तो यहाँ तक हम इसका ग्राफ बना लेते हैं स्टूडेंट्स और वो आपके साथ उसी किस्म का ग्राफ होगा जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ठीक है, ये इस किस्म का ग्राफ होगा। यहाँ के बाद आप कंसिडर करें कि इसकी स्पीड वो कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, ये इसके बाद स्पीड कैसे हो गई है, वो हॉरिजॉन्टल हो गई है। ठीक है, अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स कौन सा हिस्सा था, देखें ये वो हिस्सा था जिसमें वेट जो था वो ड्रैग फोर्स से ज़्यादा था और एक्सेलरेशन जो थी, नेट एक्सेलरेशन, वो भी ज़ीरो होने की कोशिश कर रही थी लेकिन ज़ीरो नहीं थी और नेट फोर्स भी क्या था, वो भी ज़ीरो नहीं था। लेकिन इसके बाद जो पोर्शन है स्टूडेंट्स उसमें आपके साथ वेट और ड्रैग फोर्स क्या हो गया है, वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो गया है और एफ नेट भी आपके साथ ज़ीरो हो गई है और ए नेट भी आपके साथ ज़ीरो हो गई है और वेलोसिटी अब क्या हो गई है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई और ये तकरीबन कितनी होती है, जैसे हमने कहा 200 किलोमीटर्स पर आवर होती है। मतलब ये वो पहली जो टर्मिनल वेलोसिटी रीच हुई है विदाउट ओपनिंग द पैराशूट, वो कितनी है, वो है 200
किलोमीटर्स पर आवर। अब स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट वेलोसिटी तो है, लेकिन पैराट्रूपर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो इस वेलोसिटी के साथ जो है अर्थ के सरफेस को टकराए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। तो वो कुछ टाइम के लिए तो इस वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगा। लेट्स सपोज इतने टाइम के लिए वो इसी वेलोसिटी को कंटिन्यू करता है। देखिए ये t1 पे आपके साथ टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो गई और t2 तक वो जो है इसी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ चलता रहता है, ताकि उसे उसमें और ग्राउंड में फासला जो है वो बहुत कम रह जाए, ठीक है। लेकिन जब उसे लगे कि अब जो है फासला कम हो गया है, तो उस पॉइंट पे अब वो क्या करेगा, अब वो पैराशूट को ओपन करेगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपने इस प्रोसेस को समझना है, ठीक है। अब आपके साथ पैराट्रूपर जो है वो किसको ओपन कर लेगा, पैराशूट को वो ओपन कर लेगा। अब स्टूडेंट्स पैराशूट ओपन से होगा क्या, पैराशूट को ओपन करने से सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली रेडियस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है स्टूडेंट्स के ड्रैग फोर्स का ताल्लुक रेडियस के साथ भी है। तो जैसे ही रेडियस इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, तो अब एक जो है नई बात देखने में मिलेगी, और वो ये नई बात देखने में ये होगी कि डाउनवर्ड फोर्स तो अब वही mg होगा, जो कि कितना है 100 न्यूटन है। लेकिन स्टूडेंट्स अब अपवर्ड फोर्स जो होगा आपके साथ, अपवर्ड फोर्स अब mg से बढ़ जाएगा, मतलब जो ड्रैग फोर्स होगा बॉडी पे वो अब क्या हो जाएगा, अब वो वेट से बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ऑलरेडी वो वेट के इक्वल है, लेकिन जब आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, रेडियस आपने बढ़ा दिया, तो वो ड्रैग फोर्स जो था वो वेट से भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ाने से ड्रैग फोर्स बढ़ता है और ऑलरेडी वो वेट के इक्वल है, तो वो वेट से भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पहली दफ़ा क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, जो हमने ये केसेस डिस्कस किए थे, इसमें नेट फोर्स क्या कर रहा था, आप नीचे देखें, नेट फोर्स डिक्रीज कर रहा था, लेकिन उस नेट फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इन तमाम केसेस में नेट फोर्स की डायरेक्शन भी ड्रॉ कर रहा हूँ। उस नेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, अगरचे नेट फोर्स डिक्रीज करेगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होगी, डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड होगी। लेकिन इस केस में, इस वाले केस में स्टूडेंट्स आपने देखा कि अब नेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं है, अब नेट फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो गई है, अब नेट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई है। स्टूडेंट्स बॉडी नीचे गिर रहा है और नेट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, मतलब वेलोसिटी डाउनवर्ड है और डायरेक्शन अपवर्ड है। तो जब वेलोसिटी डाउनवर्ड हुई और डायरेक्शन अपवर्ड हुई, तो वेलोसिटी फोर्स अपवर्ड हुआ, तो वेलोसिटी और फोर्स में 180 का एंगल आ गया। स्टूडेंट्स 180 एंगल जो होता है ये स्पीड को बढ़ाता नहीं है, ये स्पीड को कम करने लगता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या सिचुएशन होगी, इसके बाद आपके साथ स्पीड में कमी आना शुरू हो जाएगी, स्पीड क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है, स्पीड जो है, क्योंकि अब ये डीसेलरेशन शुरू हो गई है और ये वो रीजन स्टार्ट हो गया है, यहाँ से आगे आपके साथ लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक वो रीजन स्टार्ट हो गया है जिसमें ड्रैग फोर्स जो है वो वेट से बढ़ गया है, और अब नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो गई है, और अब इस पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है, और अब स्पीड क्या करेगी, अब स्पीड डिक्रीज करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स जब स्पीड डिक्रीज करेगी, तो स्पीड के डिक्रीज होने से तो आपको पता है कि ड्रैग फोर्स जो होता है ये तो वेलोसिटी डिपेंडेंट भी है ना, तो जब स्पीड डिक्रीज करेगी तो ड्रैग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता दोबारा डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ड्रैग फोर्स के मैग्नीट्यूड में थोड़ी सी कमी आ गई होगी। उसके थोड़ी देर बाद आप फिर देखेंगे कि ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड फिर कम हो गया होगा। उससे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे
कि ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड और भी कम हो गया होगा और आखिर में आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि ड्रैग फोर्स दोबारा वेट के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो सिचुएशन होगी ड्रैग फोर्स का दोबारा वेट के इक्वल होना, इस पे आपको एक दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी vt2। ये जो पहली टर्मिनल वेलोसिटी थी ये vt1 थी, जिसकी वैल्यू क्या थी 500 किलोमीटर्स या आपके साथ 55 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन ये दूसरी जो टर्मिनल वेलोसिटी, अगर हम इसको ग्राफ में कंटिन्यू करें तो ये इस तरह आते हुए यहाँ के बाद वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो जाएगी और इसको हम vt1 कहते हैं, इस टर्मिनल वेलोसिटी को हम vt2 कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये टर्मिनल वेलोसिटी ऐसे रेंज में होती है जिससे पैराट्रूपर आसानी से जो है वो ग्राउंड के सरफेस को टच कर सकता है और ये टर्मिनल वेलोसिटी तकरीबन होती है किस रेंज में, ये होती है 10 मीटर्स पर सेकेंड के रेंज या फिर तकरीबन 5 मीटर्स पर सेकेंड के रेंज में, और ये मतलब तकरीबन 20 किलोमीटर्स पर आवर के रेंज में ये होती है। ठीक है, तो ये इस टर्मिनल वेलोसिटी से फिर आप आहिस्ता से और आराम से ग्राउंड के सरफेस पे लैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक आखिरी सिचुएशन ये डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स के अगर एक बॉडी, ये तो हमने बात की कि वो उस पैराट्रूपर की हाइट बहुत ज़्यादा थी ना, तो उसने पहली टर्मिनल वेलोसिटी का भी वेट किया और उसके बाद भी काफ़ी टाइम के लिए वो उस टर्मिनल वेलोसिटी से भी मूव करने लगा। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें पैराट्रूपर जंप कर रहा है और उसकी हाइट इतनी नहीं है, ठीक है, तो उसका ग्राफ फिर कैसे बनेगा? अगर उसकी हाइट इतनी नहीं है मतलब वो फिर पहली टर्मिनल वेलोसिटी का तो वेट नहीं करेगा, हो सकता है उससे पहले ही वो ग्राउंड के सरफेस के साथ टकरा जाए, तो वो फिर ऐसी सिचुएशन होगी कि वो जैसे ही जंप करेगा और उसकी वेलोसिटी टर्मिनल तक रीच करना लग जाएगी तो वो दरमियान में ही पैराशूट को ओपन करके डायरेक्टली उस दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी को पहले अचीव कर लेगा और वो पहली टर्मिनल वेलोसिटी का जो पोर्शन था वो जो है दरमियान में से उसे वो एस्केप कर देगा क्योंकि उसकी हाइट इतनी नहीं होगी। तो ये पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल है कि अगर एक पैराट्रूपर आपके साथ जो है वो क्या होता है, हाइट उसकी कम होती है, तो फिर वो पहली टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करने से पहले ही पैराशूट को ओपन कर सकता है। ठीक है, ये डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द पैराट्रूपर है। लेकिन स्टूडेंट्स ये ग्राफ जो है ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। और इसके साथ हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके साथ वाइंड अप हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।